हेलो डियर स्टूडेंट्स। आंसर की के सेकंड वीडियो में आप सबका स्वागत है। जो साइंस का पेपर आज हुआ है उसका सेट नंबर 3 जिसका हम पार्ट बी डिस्कशन करने जा रहे हैं। डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अगर आप किसी और सेट के क्वेश्चन पेपर की आंसर की चाहते हैं तो उस क्वेश्चन पेपर को सेंड कर दीजिए PDF फॉर्म में, या आप गूगल शीट की फॉर्म में उसका लिंक शेयर कर सकते हैं, तो आपको आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 ए पार्ट है। वी नीड टू वाटर द सॉयल इन प्लांट्स ऑन रेगुलर बेसिस बट इट अल्टीमेटली रीचेज द लीव्स ऑफ द प्लांट। एक्सप्लेन हाउ दिस टेक्स प्लेस। बेटा इसमें क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि आप प्लांट्स को पानी तो देते हो, वो लीव्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लीव्स तक पहुंच जाता है। ये कैसे होता है? इसके आंसर में बेटा आपको सबसे पहले ये लिखना है कि ये होता कैसे है। द टिश्यू इन्वॉल्व इज जाइलम। सबसे पहले आपने जाइलम का रेफरेंस देना था इस आंसर में। देन आपने मेंशन करना था कि टेक्स प्लेस बाय ट्रांसपिरेशन एंड ऑल्सो बाय द अपवर्ड सक्शन, दैट इज रूट प्रेशर इज ऑल्सो क्रिएटेड। इसमें और ऑप्शन के साथ सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन exhibited by amoeba, explain how food is taken in and digested by this organism। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपने सबसे पहले टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मेंशन करना है, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। उसके बाद आपने इसकी प्रोसेस एक्सप्लेन करनी थी, जिसमें आपने लिखना था इंजेशन ऑफ फूड, देन फूड वैक्यूल कैसे एब्जॉर्ब होता है, देन ईजेशन कैसे होता है। ये इस क्वेश्चन में डिमांड की गई थी। Next is question number 22. When a soap is dissolved in water, the soap molecule forms structure. What are these structure called? इसका आंसर था बेटा मिशेल। Draw a label diagram of these structure। तो मिशेल का डायग्राम आपको बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है। 2 एंड्स वाला स्ट्रक्चर बनाना था, एक आयनिक एंड होता है और एक नॉन आयनिक एंड होता है। आई होप आप सब बच्चों ने अच्छा ड्रॉ किया होगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 23। ए पार्ट है 1 ग्राम ऑफ सॉलिड sodium chloride was taken in a clean and dry test tube and concentrated sulfuric acid was added to it। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, नेम द गैस इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। कौन सी गैस होगी बेटा? हाइड्रोजन गैस। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन दिस गैस इज टेस्टेड विद फर्स्ट ड्राई एंड सेकेंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। राइट योर कंक्लूजन अबाउट द नेचर, दैट इज एसिडिक और बेसिक ऑफ दिस गैस। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया H2 गैस इज इवॉल्व्ड। बट जब यही H2 गैस ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करेंगे, देन नो रिएक्शन टेक प्लेस। बट यही हाइड्रोजन गैस जब वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करेगी तो द लिटमस पेपर विल टर्न इनटू रेड, और ये इंडिकेट करता है एसिडिक नेचर ऑफ द गैस। इसमें और के साथ एक ऑप्शन और दिया हुआ है बी पार्ट क्वेश्चन का, सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इलस्ट्रेट इट विद एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। बेटा जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो इसका एक एग्जाम्पल देना है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। आपने कोई भी एग्जाम्पल लिख देना, जैसे Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2 गैस इज इवॉल्व्ड। तो जो गैस इवॉल्व होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है, और उसका टेस्ट आपने क्लास में बहुत अच्छे से किया होगा, ड्यूरिंग रिविजन भी किया होगा। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एंड इट कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ मैच स्टिक। एक माचिस की तीली गैस के पास लाके इट विल बर्न विद अ पॉप अप साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे ऑन द नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 24। एक्सप्लेन हाउ इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इज एंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। अब इस क्वेश्चन की डिमांड जो है बेटा, हमें ये बताना है कि नर और मादा जनक का समान आनुवंशिक योगदान किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है। जैसे कि आप सबको पता है ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जो DNA है वो 2 स्ट्रैंड्स में होता है बिफोर रिप्रोडक्शन, दैट इज जब गैमीट्स फॉर्मेशन होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, जो गैमीट्स बनते हैं उनमें एक एक सेक्स क्रोमोसोम दोनों पेरेंट्स की तरफ से आता है। इन टोटल 23 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट आर गिवन एंड अ ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इस क्वेश्चन की डिमांड है कि 2 मार्क्स में आपने एक्सप्लेन करना है। आपने लिखना था गैमीट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर डिविजन ऑफ 46 chromosomes
and equal number of chromosomes are contributed by each parent, and the child gets 46 chromosomes again. Question number 25. What would have been the color of the sky if the earth had no atmosphere? Give reason to justify your answer. Obvious answer है बेटा, the color of the sky will be black because there will be no atmosphere, so no absorption, no scattering of light, no dispersion, so everything will be black in color. Question number 26. Calculate the resistance of a copper wire of length 1000 meter and area of cross section 2 millimeter square. Resistivity of copper wire is given 1.6 into 10 to the power 8 minus 8 ohm meter. सो बाकी तो बेटा लेंथ मीटर्स में दी हुई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. सो मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6, और फॉर्मूला आपको पता ही है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाय A. सो जब आप इसको वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल कम आउट टू बी 8 इंटू 10 टू द पावर -3 ओम. अब इसके साथ हो जाता है सेक्शन C स्टार्ट, जिसमें आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स ईच. सो क्वेश्चन नंबर 27. डिफाइन द term power of accommodation of human eye. What happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye? Name and explain the role of part of human eye responsible for it in this case. So सबसे पहले आपने लिखना है accommodation of human eye की definition. देन उसके बाद इमेज डिस्टेंस कैसे चेंज होता है जब हम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज करते हैं. बेटा इमेज डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, इमेज डिस्टेंस डज नॉट चेंज. उसके बाद आपने लिखना है नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई. सो नेम क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ ह्यूमन आई रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, सिलियरी मसल्स. और उसका रोल क्या है, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. और फोकल लेंथ इस तरह से आई की इंक्रीज या लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस गिविंग द कंडीशंस फॉर द रिएक्शन इन ईच केस. सो ये क्वेश्चन की डिमांड है गिविंग द कंडीशन, तो इस बात का ध्यान रखना है. पार्ट ए इज रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड, तो आपने रिएक्शन लिख देना है CH3COOH प्लस C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ, ये कंडीशन है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 गिव्स C2H5COO CH3 दैट इज एस्टर एंड H2O. इसी तरह बी पार्ट है रिएक्शन ऑफ एन एस्टर विद अ बेस NaOH गिवन है. सो इसका रिएक्शन होगा CH3COO C2H5 प्लस NaOH गिव्स C2H5OH प्लस CH3COO Na. थर्ड रिएक्शन दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथेनॉल. सो रिएक्शन होगा C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 गिव्स C2H4 एंड वाटर H2O. Question number 29 is a student fixes a sheet of white paper on a drawing board. He places a bar magnet in the center of it. He sprinkles some iron fillings uniformly around the bar magnet. Then he taps the drawing board gently and observes that iron fillings arrange themselves in a particular pattern. So A part है why do iron fillings arrange in a particular pattern? आंसर है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. बी पार्ट है व्हाट डज द क्राउडिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एट द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट इंडिकेट. ये आपको पता ही है बेटा, बार मैग्नेट के एंड्स पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है. सो आंसर विल बी इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एट द एंड्स. सी क्वेश्चन, व्हाट डू द लाइन्स along which the iron fillings align represent? These lines represents the magnetic field. D part is if the student places a cardboard horizontally in a current carrying solenoid and repeats the above activity, in what pattern the iron fillings would arrange? State the conclusion, draw about the magnetic field based on the observed pattern of the lines. So ये pattern जो होगा the line it will be arranged in circular pattern, और जो पैटर्न होगा दैट विल बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइंस विल बी ऑब्टेन्ड. तो आपने इसका डायग्राम जैसे बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, सेम डायग्राम आपने वही बनाना था. आपको बोला था डायग्राम्स रिवाइज करके जाना. क्वेश्चन नंबर 30. ए पार्ट, नेम एनी 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अदर देन हाइट यूज्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट. बेटा मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यूज़ किए थे, जिसमें से एक उन्होंने बोला हाइट, उसके अलावा आपने कोई भी 2 लिखने हैं. सो आप लिख सकते थे फॉर्म्स ऑफ सीड, देन पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ द कॉटिलिडन, कलर ऑफ फ्लावर एक्सेट्रा, कोई भी 2 लिख सकते थे.
बी पार्ट है ऑन क्रॉसिंग अ टॉल एंड अ शॉर्ट पी प्लांट मेंडल ऑब्टेन्ड F1 जनरेशन इन विच ऑल पी प्लांट्स वर टॉल. सो इसका फर्स्ट पार्ट है, आर दीज प्लांट्स एग्जैक्टली द सेम एज टॉल प्लांट्स ऑफ द पेरेंट जनरेशन, राइट दियर जीन कॉम्बिनेशंस. सो ये जो प्लांट्स ऑब्टेन हुए they were not exactly the same, phenotypically same but genotypically they were different, क्योंकि पेरेंट्स प्योर टॉल थे लेकिन जो F1 जनरेशन है वो हाइब्रिड टॉल है. सो यू कैन इसमें आपने जीन कॉम्बिनेशन लिखना था. देन सेकेंड इज गिव द परसेंटेज ऑफ शॉर्ट प्लांट ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशंस व्हेन F1 प्लांट्स आर क्रॉस पॉलिनेटेड. सो इसमें था जो रेशो ऑब्टेन हुआ था 1:2:1, 1 प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल एंड 1 वाज शॉर्ट. तो परसेंटेज कैलकुलेट कर लो शॉर्ट प्लांट्स की कितनी आई थी, ओनली 25%. इन व्हाट रेशो वुड यू फाइंड कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी इन F2 जनरेशन. तो इनका रेशो था 1:2. क्योंकि रेशो ही पूछा है तो आपने 1:2 लिखना है. सेकंड पार्ट में परसेंटेज पूछी थी तो आपने परसेंटेज कैलकुलेट करके लिखनी थी. क्वेश्चन नंबर 31, राइट द कॉमन नेम एंड केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड CaSO4 ½ H2O. ये क्या है बेटा, दिस इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसका कॉमन नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. राइट द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन. इसका मेथड क्या था, हीटिंग इट एट 373 Kelvin, हीटिंग जिप्सम. देन गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. केमिकल इक्वेशन बेटा याद ही होगी आपको, CaSO4. अच्छा एक मिनट, पूरा क्वेश्चन है. राइट द गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद CaSO4 ½ H2O. सो आपने CaSO4 ½ H2O का 1.5 H2O यानी 1.5 मॉलिक्यूल पानी के साथ इसको और रिएक्ट करवा के CaSO4.2 H2O जिप्सम बना देना है. ठीक है. सो दिस वाज द रिएक्शन. आई होप सब बच्चों ने सही लिखा होगा. क्वेश्चन नंबर 32 A पार्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा बाय बडिंग. नेम द सेल्स यूज फॉर रिप्रोडक्शन इन दिस प्रोसेस. सो हाइड्रा का बडिंग वाला डायग्राम बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ था और इसमें जो सेल्स हैं इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन के लिए, दीज आर रीजनरेटिव सेल्स. ठीक है. डायग्राम आपने बनाया होगा अच्छे से जिन बच्चों ने ये अटैम्प्ट किया होगा. जिन्होंने नहीं अटैम्प्ट किया उनके लिए बी पार्ट था इस क्वेश्चन का और के साथ ऑप्शन में था लिस्ट 2 रोल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड. ये क्या है बेटा, दीज एड द सिक्रीशन टू द स्पर्म्स टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड सेकेंडली दीज ऑल्सो ईज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म्स. सेकेंड था ओविडक्ट. दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. हेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टेक्स प्लेस. थर्ड वन इज टेस्टीज. टेस्टीज का आपको पता ही है बेटा, 2 फंक्शंस. फर्स्ट इज स्पर्म फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ मेल हॉर्मोन्स. क्वेश्चन नंबर 33, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. We generate a lot of non-biodegradable waste in our daily life. Write any 2 harmful effects caused by these waste if not disposed of properly. So biodegradable waste that can be degraded in the environment, that gets converted into nutrients back into the soil. Non-biodegradable बेटा जो बहुत सालों तक पड़े रहते हैं environment में, that are not degraded by the microorganisms into the nutrients. So इसके examples भी दे सकते थे आप और इनके डिफरेंशिएट बिटवीन लिखना था. 2 हार्मफुल इफेक्ट्स लिखने थे जिसमें आप लिख सकते हो कि द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कॉज फाउल स्मेलिंग गैस, दे कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, देन ब्रेकिंग डाउन ऑफ न्यूट्रिशन साइकिल बिकॉज दे डू नॉट गिव बैक द न्यूट्रिएंट्स इन द एनवायरमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. From here starts section D. Now we come to question number 34 A part. First is define a reflex arc. Why have reflex arcs evolved in animals? Trace the sequence of events which occur when you suddenly touch a hot object. So पहले definition लिखनी है reflex arc की, that is connection of stimulus to response. तो उसके बाद why have reflex arcs evolved in animals? Because they lack thought processes. Then इवेंट्स लिखने थे, ये भी NCERT का डायग्राम ही बनाना था जिसमें आपने मेंशन करना था दैट सेंसरी न्यूरॉन्स टच को सेंस करते हैं, देन द मैसेज इज कन्वेड टू रिले न्यूरॉन्स, देन मोटर न्यूरॉन्स एंड देन इफेक्टर मसल कम इनटू एक्शन एंड यू पुल बैक योर
बॉडी पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन इसका था, नेम द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम विच हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका आंसर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस सिस्टम, तो इसमें आपने मेंशन करना था क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। इसमें भी सेकंड पार्ट के बाद और करके ऑप्शन दिया है, या आपने ऊपर वाला ए उसके दोनों पार्ट्स अटैम्प्ट करने थे या बी के दोनों पार्ट्स अटैम्प्ट करने थे। तो बी का फर्स्ट पार्ट है, लीव्स ऑफ छुई मुई प्लांट टच मी नॉट प्लांट बिगिन टू फोल्ड अप एंड रूप इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। नेम द स्टिमुलस एंड राइट द कॉज फॉर सच ए रैपिड मूवमेंट। इज देयर एनी ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। सो इसका जो स्टिमुलस है दैट इज टच। सो आंसर लिखना था आपने, नेम द स्टिमुलस टच एंड कॉज ऑफ सच अ स्टिमुलस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। तो थर्ड पार्ट था इस क्वेश्चन का, इज देयर एनी ग्रोथ इन्वॉल्व इन द मूवमेंट, तो आपने आंसर लिखना था नो, नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व। सो एक ही क्वेश्चन में छोटे छोटे 3 क्वेश्चंस थे। सो फर्स्ट था स्टिमुलस टच, सेकंड था कॉज इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल एंड थर्ड था नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व। बी का सेकेंड पार्ट, डिफाइन जियोट्रोपिज्म इन प्लांट्स। व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। सो जियोट्रोपिज्म क्या है, इट इज़ द मूवमेंट और ग्रोथ टुवर्ड्स ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। सो पॉजिटिव और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दोनों को एक्सप्लेन करना था। मूवमेंट अलोंग ग्रेविटी इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और इसका एग्जाम्पल है ग्रोथ ऑफ रूट्स। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म में बताना था दैट इज मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी, एग्जाम्पल में देना था ग्रोथ ऑफ शूट। तो दोनों के एग्जाम्पल्स आ गए और डेफिनेशन आ गई। देन क्वेश्चन नंबर 35 ए पार्ट, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। इसमें डेफिनेशन लिख देनी थी केमिकल रिएक्शन की। देन डिस्क्राइब वन एक्टिविटी ईच टू शो दैट अ केमिकल चेंज हैज अकर्ड इन विच चेंज ऑफ कलर एंड चेंज इन टेम्परेचर हैज टेकन प्लेस। सो चेंज ऑफ कलर का एग्जाम्पल बहुत सारे आपकी बुक में एग्जाम्पल्स मैंशनड हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। सो ये भी एक केमिकल चेंज है। देन सेकेंड पार्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। सो इसमें आप लिख सकते थे व्हेन zinc crystals Zn is added to H2SO4 it gives ZnSO4 plus H2 and during this reaction temperature also increases. Next question 35 का B part, first question first part B का first part, define a decomposition reaction. How can we say that electrolysis of water and blackening of silver bromide when exposed to sunlight are decomposition reactions? Mention the type of energy involved in each case. डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी थी, व्हेन वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड ये दोनों कैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं ये एक्सप्लेन करना है और इसमें टाइप ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व भी बतानी है। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में ओनली वाटर इज द रिएक्टेंट बट द प्रोडक्ट्स आर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड में रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस इज रिलीज्ड। टाइप ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इन्वॉल्व, वेयर एज ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड में लाइट एनर्जी इज इन्वॉल्व। सो दोनों का आपने डीकम्पोजिशन रिएक्शन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स भी लिखने थे दोनों के, और टाइप ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व भी मेंशन करनी थी। सेकेंड पार्ट है द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड आर अपोजिट रिएक्शंस टू ईच अदर। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बहुत ईजी है बेटा, एक में कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड हो रहा है और एक में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो एक थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऑब्वियसली बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, आपने ये एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर 36 ए पार्ट, ए का फर्स्ट पार्ट है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी इजी क्वेश्चन बेटा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 हैं, आपको पता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसके साथ ही इसका सेकंड पार्ट एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस सो दैट अ फोकस्ड इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन इट, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। सो यहाँ पर आपने लिखना था h इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट u माइनस 15 सेंटीमीटर, f माइनस 10 सेंटीमीटर। तो इक्वेशन लगा देनी थी आपने।
मिरर फार्मूला से आपका आंसर आ जाएगा H इज इक्वल टू -10। 36 में सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है बी पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लॉ लिखना था, जिसमें आपने बताना था sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उसके बाद सेकंड पार्ट में था ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हाउ इज इट द इमर्जेंट रे रिलेटेड टू द इंसिडेंट रे। मार्क लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन द डायग्राम। तो ये भी आपके एनसीईआरटी की बुक का डायग्राम था बेटा, वही बनाना था और उसी को एक्सप्लेन करके आपने इसको पूरा मार्क्स लेने थे। देन नेक्स्ट इज सेक्शन ई। इसमें स्टडी बेस्ड, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो आपने केस को केयरफुली रीड करना और आंसर करना था। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, इट इज़ अ डायग्रामेटिक क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग सर्किट। इसमें आप देख सकते हैं 4 ओम, 6 ओम एंड 16 ओम को सीरीज में जोड़ा गया है और उसके बाद 2 रेजिस्टर्स 8 ओम और 8 ओम के पैरेलल में जोड़े गए हैं। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्किट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट था फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब आप डायग्राम में ध्यान से देखिए, पॉइंट ए एंड बी के बीच में 4, 6 एंड 16 ओम के रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। सो द आंसर विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। ये 4 प्लस 6 प्लस 16 कम्स आउट टू बी 26 ओम। बी पार्ट है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड सी। अब बी एंड सी के बीच में 8 ओम के 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। सो इनको आप करेंगे 1/8 प्लस 1/8, तो आंसर विल कम आउट टू बी 4 ओम। सी पार्ट का फर्स्ट है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी व्हेन द की इज क्लोज्ड। सो करंट ड्रॉन कैसे निकालेंगे बेटा, एक ही फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR। तो इसमें I कैलकुलेट करने के लिए V अपॉन R कर देंगे। टोटल R इस सर्किट में 30 ओम बन रहा है और V है 6। सो आंसर कम्स आउट टू बी 0.2 एम्पियर। इसी के साथ ही और करके सी पार्ट दिया है जिसका सेकंड ऑप्शन है इन द अबव सर्किट अ 16 ohm resistor or a parallel combination of two resistors 8 ohm. Which one of the two will have more potential difference across its two ends? Justify your answer. अगर V is equal to IR करके हम निकालें तो 16 ohm resistor will have more potential difference across its ends. इसको जस्टिफाई भी आपने ओम्स लॉ के फॉर्मूला से ही V is equal to IR करके ही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। 3 metal samples of magnesium, aluminum and iron were taken and rubbed with sandpaper. These samples were then put separately in a test tube containing dilute hydrochloric acid. Thermometers were also suspended in each test tube so that their bulbs dipped in the acid. The rate of formation of bubbles was observed. The above activity was repeated with dilute nitric acid and the observations were recorded. Answer the following questions. A part is when activity was done with dilute hydrochloric acid, then in which of the test tubes was the rate of formation of bubbles the fastest and the thermometer showed the highest temperature. So दो चीज़ें पूछी हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा किसके साथ तेज़ होगा और टेम्परेचर किसका इंक्रीज होगा। सो ये रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन है। सो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स को ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। इन तीनों मेटल्स में से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन में से मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है। सो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन फास्टेस्ट होगा और इसी टेस्ट ट्यूब में हाईएस्ट टेम्परेचर शो होगा। सेकंड पार्ट, विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट HCl, गिव रीज़न। बेटा तीनों ही मेटल्स HCl के साथ रिएक्ट करेंगे। सो आपने आंसर लिखना था ऑल मेटल्स विल रिएक्ट विद डिल्यूट HCl बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव। सी पार्ट है, सी का फर्स्ट है वाई इज हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद डिल्यूट नाइट्रिक एसिड। नेम द अल्टीमेट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। बेटा जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो जो भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सो हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। दिस इज द रीजन ultimate product formed is water. Option B question is name the type of reaction on the basis of which reactivity of metals is decided. You have two metals X and Y. How would you decide which is more reactive than the other? Obviously जब दो metals हैं आपके पास तो reactivity decide कैसे करते हैं? On the basis of displacement reaction we can decide the reactivity of the metals. For example अगर कोई X मेटल Y के सॉल्यूशंस में से Y को डिस्प्लेस कर देता है तो X इज़ मोर रिएक्टिव एंड वाइस वर्सा।
इफ़ x के सॉल्यूशंस में से y मेटल x को डिस्प्लेस कर देता है देन y इज़ मोर रिएक्टिव. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हेल्प से हम डिसाइड कर सकते हैं विच मेटल इज़ मोर रिएक्टिव. Last question number 39. Kidneys are vital organs for survival. Several factors like infection, injury, or restricted blood flow to kidney reduces the activity of kidneys. This leads to accumulation of poisonous waste in the body, which can even lead to death. In case of kidney failure, an artificial kidney can be used. An artificial kidney is a device to remove waste products from the blood through the dialysis. Now, question number A. First part is name the artery that brings oxygenated blood to the kidney. Answer will be renal artery. Second part, name the cluster, the thin-walled blood capillaries present in the Bowman's capsule. Answer is glomerulus. B part है in human excretory system, name the organ which stores urine. Very easy beta. The answer is urinary bladder. Is this organ under hormonal control or nervous control? Obviously it is under nervous control. C question, first part, list two major steps involved in the formation of urine and state in brief their function. So two major steps में आपने लिखना था selective reabsorption एंड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जिसमें आपने मेंशन करना था कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के टाइम पे यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा जो हैं ब्लड में से रिमूव हो जाते हैं. एंड एक स्टेप और लिखना था रीअब्जॉर्प्शन, जिसमें ग्लूकोज, वाटर और एसेंशियल सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है. और करके सी पार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस. सो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द ट्यूबुलर पार्ट. लिस्ट द फैक्टर्स विच द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन. सो मेन फैक्टर्स जिनके ऊपर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, दीज आर, फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर प्रेजेंट, then second is amount of excess salts or essential salts present in it. So इसके साथ ही आंसर की कंप्लीट हो गई है बेटा. अगर आपको किसी और सेट का आंसर भी चाहिए तो यू कैन सेंड मी द PDF ऑफ द क्वेश्चन पेपर. बाकी सेट्स के आंसर कीज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.